हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के इस मेंटरशिप बैच में। और इंडियन ज्योग्राफी हम कवर कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी का शायद हमारा 5वां लेक्चर है। और इसमें हमने जो है अभी तक मैंने आपको बताया भी था, इसमें अभी तक हमने अ, एक तो इसकी अवस्थिति, भारत की अवस्थिति, जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको बताए थे। हिमालय पर्वत के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, उत्तर पर्वतीय जो क्षेत्र है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की हमने चर्चा कर दी। नदी हमने स्टार्ट की थी, गंगा नदी तंत्र बता दिया था। और आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए ठीक है। तो आता है हमारा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अब इसमें हम सब, सिंधु नदी तंत्र का मतलब क्या है? इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु, आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आज हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप मैप के माध्यम से समझेंगे नहीं चीजों को तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, खासकर ज्योग्राफी करना। तो इसलिए जो है कंप्लीट हम करेंगे। तो इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम देखिए, तो सबसे पहले जो मेन नदी है, देखिए एक तो होती है मेन नदी, फिर इसकी होती है ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी। तो जो सहायक नदी है वो मेन नदी में अपना अपना जो जल है या पानी है, वो जो है उसमें उसमें आ जाता है मेन वाली नदी में। पूरा का पूरा उसका जो जल है, तो इसे हम कहेंगे सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी इसकी। ठीक है, और ये जो मेन नदी है ये कहीं महासागर में या किसी बड़े नदी में या किसी महासागर में जाकर के जो है, या सागर में जाकर के ये अपना जल क्या कर देती है, ये जो अपना जल क्या कर देती है वहीं पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि, एक सेकेंड। हाँ, तो जो सहायक नदी मैंने आपको बताया, सहायक नदी किसे कहते हैं। ठीक है, और बाकी हम ये कितने प्रकार की होती है ये हम उसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, नदियों के जो हम टाइप पढ़ेंगे। तो अब आप सीधे सीधे हेडिंग डालिए, वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक है, सिंधु नदी। तो सबसे पहले देखिए, जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है, नंबर एक बात, जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है। सबसे पहले हम जानते हैं निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि निकलती कहाँ से है ये नदी। तो ये निकलती है आपकी बोखर के मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील के पास तिब्बत के बोखरचू, बोखरचू क्षेत्र में एक ग्लेशियर से। उद्गम कहाँ से होता है इसका? मानसरोवर झील के पास तिब्बत के बोखरचू, बोखरचू क्षेत्र में से एक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील। ये कहाँ है? तिब्बत में है। मानसरोवर झील के पास एक बोखरचू, एक हिमनद है, उसके पास में एक हिमनद है, वहां से निकलती है मानसरोवर झील के पास। कहाँ से? तिब्बत से। ठीक, नंबर दो पॉइंट। अब ये भारत में प्रवेश करती है दमचोक के पास। दमचोक के पास एक स्थान है भारत में, दमचोक, उसके पास ये भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु नदी दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और भारत में अगर हम बात करें तो क्या है कि कितने राज्यों से निकलती है? बस केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख से निकलती है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। भारत में कहां से एंट्री करती है? तो यह है दमचोक के पास। ठीक है, मानसरोवर एक झील है,
तिब्बत के पास बोखरचू क्षेत्र है, हिमनद है, तो उससे वहां से ये क्या होती है, उद्गम का मतलब होता है निकलना। ठीक है। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील है उसके पास, तिब्बत मानसरोवर झील है तिब्बत में, उसके पास एक बोखरचू क्षेत्र है, उसके पास ये ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। भारत में जो एंट्री यानी प्रवेश करती है तो दमचौक के पास ये प्रवेश करती है। ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में यूनियन टेरिटरी में क्या है, ये प्रवेश करती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब भारत के कहा, तिब्बत से आई, तिब्बत में कहा आई, भारत में कहां से प्रवेश किया ना, दमचौक से। और दमचौक से प्रवेश करने के बाद ये कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। ये कहाँ चली गई आपकी, पाकिस्तान में। तो जो भी पॉइंट है अगला, तो जो पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्लास के पास। दमचौक, चिल्लास, तो पाकिस्तान में चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मैंने आपको बताए थे ट्रांस हिमालय की रेंज बताई थी मैंने आपको, ट्रांस हिमालय की रेंज। तो ट्रांस हिमालय की जो रेंज मैंने आपको बताई थी वो थी एक कारकोरम, एक थी लद्दाख और एक थी जास्कर। ये आपको ध्यान होगा। तो जो सिंधु नदी है, कारकोरम और लद्दाख के बीच में से कारकोरम, कारकोरम और लद्दाख के बीच में से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखिए इसकी, मैंने आपको बताया सहायक नदी किसे कहते हैं, एक मेन नदी होती है। मेन नदी मतलब जो जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है और जिसमें जिसका क्षेत्र बहुत बड़े लेवल पर है, तो इस टाइप से एक बड़ी नदी है, मतलब एक बड़ी नदी है। ठीक। उसकी सहायक नदी होती है ट्रिब्यूटरी। तो जो ट्रिब्यूटरी है उसकी जो सहायक नदी है, तो वो एक बाएं तट की होती है, एक दाएं तट की। ऐसे मतलब बाएं तट का मतलब लेफ्ट साइड, जैसे ये एक नदी, मान लीजिए एक नदी बह रही है, तो इसका लेफ्ट साइड क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड ये हो गया। ठीक है। और इसका राइट साइड ये हो गया। तो जो लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं और राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो इसके प्रमुख लेफ्ट हैंड वाली जो नदियां हैं, लेफ्ट साइड जो बाएं तट वाली नदियां हैं सहायक नदियों में, क्या है, बाएं तट वाली, जो बाएं तट वाली सहायक नदियों में है, जास्कर है। ठीक है। जास्कर है, सुरु है, सुरु, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये क्या बाएं, मैंने आपको बताया ना कि देखिए ये सिंधु नदी है, मेन नदी इंडस रिवर, और यहाँ का इसका बायां क्या होगा, ये लेफ्ट। चाहे आप यहाँ खड़े हो जाइए, मतलब इमेजिन करिए मैं यहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो आपका लेफ्ट हैंड क्या होगा, ये वाला, और राइट हैंड क्या होगा, ये वाला। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड वाली कौन सी नदियां होगी, जास्कर हो गई, शुरू हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलज हो गई। ठीक है। नदी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाएं तट की सहायक दाएं तट की यानी कि राइट हैंड पे जो जाकर मिलती है, या राइट साइड पे जाकर जो मिलती है, इस तरह से देखिए। तो राइट वाली कौन सी होंगी, ये होंगी राइट वाली, और ये क्या होंगी, लेफ्ट वाली। ठीक है। तो राइट साइड वाली कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है साथियों, राइट वाली जो है वो है सियोक नदी, गिलगिट, हुंजा, हुंजा है ये, स्वात, कुन्नार, कुर्रम, गोमल और काबुल। ठीक है। सियोक नदी, गिलगिट नदी, हुंजा, स्वात, कुन्नार, कुर्रम, गोमल, काबुल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। सिंधु नदी कराची के पास विशाल सिंधु नदी डेल्टा के माध्यम से अरब सागर में, इसके बाद क्या है, इतनी सारी इसकी सहायक नदी है, तो सोचिए इसमें कितना जल होगा। ठीक है। तो ये क्या करती है सिंधु नदी, कराची के पास, कराची के पास एक डेल्टा बनाती है,
ठीक है। और डेल्टा बनाती है, सिंधु नदी डेल्टा के माध्यम से अरब सागर में गिर जाती गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। अगर देखिए इसकी मैप की बात करें हम, सिंधु नदी के मैप की, बेसिक मैप जो हो सकता है, तो ये है हमारा, देखिए बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है। सबसे पहले ये है सियोक नदी, फिर है गिलगिट, इसके बाद है काबुल, काबुल के बाद ये इंग्लिश आप बोखरचू ग्लेशियर की क्या इंग्लिश होगी, तो आप लिख लेना इसकी बोखर चू ग्लेशियर, ग्लेशियर की GLACIER। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। और काबुल, कुर्रम, तोची, काबुल, कुर्रम, ये हुआ सियोक, गिलगित, एक हुंजा, स्वात, स्वात, कुन्नार, कुर्रम हो गया, गोमल, अच्छा ये हो गया क्या, गोमल, गोमल, काबुल। ठीक, ये हो गया आपका दाएं तट वाली नदियां, ये देखिए आर लिख दें यहाँ पे, दाएं तट वाली नदियां। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाएं तट की कौन सी नदियां हैं, तो वो देखिए सबसे पहला है झेलम, इसको यहाँ ही रोको अभी, झेलम। झेलम के बाद में आती है दो नदियां होती हैं, चेनाब, ये मैंने अभी आपको बताया था ना, झेलम चेनाब। फिर है रावी, ये सब चेनाब की सहायक नदी है, चेनाब अल्टीमेटली किसकी है, सिंधु की। ठीक है। रावी, फिर ब्यास मिलती है सतलज से, सतलज बाहर से आ रही है, यह है ब्यास। ठीक है। और ये है सतलज, और ये कहाँ जाके मिल जाती है, चेनाब में। और यानी कि चेनाब को हम किसी और रंग से दिखा दें तो अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा इंडस रिवर सिस्टम, मोटा मोटा इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। गिलगिट, हुंजा, काबुल, कुर्रम, इंग्लिश में भी यही नाम है इनके, गिलगिट, हुंजा, काबुल, कुर्रम, गोमल, काची, स्वात, इसकी जो है दाएं तट की सहायक नदी है। इसके अलावा बात करें इसमें बाएं तट की सहायक नदी, इसमें आ जाएगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो झेलम चेनाब की मेन इसमें चेनाब है,
तो चेनाब की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो मतलब चेनाब की जो सहायक नदी है वो है झेलम। और झेलम का पानी अल्टीमेटली जा किस में रहा है, तो ये जा रहा है इसमें इंडस रिवर में, ठीक है। रावी, ब्यास, सतलज, तो ये हुआ आपका सिंधु नदी तंत्र। अब एक एक करके हम नदी पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ी यहाँ पे सियोक नदी, इस मैप को आप बना लीजिए। मतलब इस मैप को नहीं बना सकते तो एक टिक क्लिक कर लेना, ठीक है। फिर हम एक एक नदी की चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। एक एक नदी की हम इसमें चर्चा करेंगे। नंबर एक, सबसे पहले है हमारी, पढ़ते हैं हम इसमें आपका सियोक नदी। सियोक नदी, SHYOK, सियोक। तो मैंने अभी आपको बताया था ये सिंधु नदी की क्या है, ये किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। सहायक नदी का मतलब आपको समझ गए, समझ में आया होगा, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, उद्गम स्थल इसका कारकोरम रेंज, कारकोरम रेंज, ठीक है। अब इसे कहते हैं हम सियोक, का मतलब एक लद्दाखी शब्द है, इसका अर्थ होता है सियोक का लद्दाख में मृत्यु की नदी। नंबर तीन, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं, लेंथ की इसकी अगर मैं बात करूं, तो वो ऑलमोस्ट है 550 किलोमीटर, ठीक है। इसकी भी एक सहायक नदी है। सहायक नदी का मैंने आपको बताया था ना, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। तो इसकी जो एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है नुब्रा। सहायक नदी का मतलब, जैसे सियोक नदी है, सियोक की रही, सियोक किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। और इसकी सहायक नदी कौन क्या है, तो वो है नुब्रा, एक वैली भी है ना, नुब्रा। नंबर पांच, यह स्कार्दू पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। ये मतलब जो पढ़ रहे हैं हम, नदी से मिलती है, ठीक है। तो कारकोरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, केवल हमें ये याद रखना है कारकोरम किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है सियोक की, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसकी सहायक नदी कौन सी है, नुब्रा, जो मैंने मैप के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आना ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट है सतलज। सतलज नदी, इसका प्राचीन नाम लिखिए, मतलब जो ट्रेडिशनल नेम है इसका प्राचीन नाम, वो है सतुर्दी। नंबर दो, निकलती कहाँ से है, राकस्तान, तिब्बत में, ठीक। और भारत में यानी कि बाहर से आ रही है नदी, ठीक है। भारत में प्रवेश करती है कहाँ से, मतलब भारत में जो एंट्री होती है इसकी कहाँ से होती है, तो वो होती है एक दर्रा है, सिपकिला दर्रा, वहां से होती है, ठीक है। भारत में कौन से स्टेट में बहती है, तो स्टेट में हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 2459 किलोमीटर। नंबर छह, ठीक। ये बाउंड्री बनाती है किसकी, भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और ये जो सतलज नदी है, ये सबसे सिंधु नदी की सबसे दक्षिणतम
सहायक नदी। इसका प्राचीन नाम है सदुर्दी। निकलती है राजस्थान तिब्बत से, भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से। स्टेट है हिमाचल प्रदेश पंजाब। लेंथ है 2459 किलोमीटर। बाउंड्री मैंने बताया। सिंधु नदी की सबसे दक्षिणतम सहायक नदी, यानी कि सबसे लास्ट वाली। दक्षिण का मतलब है साउथ वाली। साउथर्न की सबसे जो सहायक नदी है वो कौन सी है? आपकी सतलज नदी है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, ये निकलती कहाँ से है? ये बताया मैंने, प्राचीन नाम। निकलती है राजस्थान तिब्बत से, भारत में प्रवेश करती है सिपला दर्रा। स्टेट है पंजाब हिमाचल प्रदेश। लेंथ 2459। बाउंड्री ये हो गई सिंधु नदी। सबसे दक्षिणतम सहायक नदी इसकी भारत की है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट। और एकमात्र, यानी कि एकमात्र ऐसी सहायक नदी है ये, एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है और सिंधु में जाके मिलती है। सिंधु में जाकर मिलती है। ठीक है, सिंधु में जाकर मिलती है। कहीं देखिए चिनाब जो है, कहीं लिखा होगा चिनाब की सहायक नदी ये है, कहीं लिखा होगा चिनाब इसकी सहायक नदी है। तो भाई देखो, दो तीन रिसोर्स मैंने देखे थे तो ऐसा था, लेकिन हालांकि इसकी सहायक नदी कहीं मैंने देखा गूगल में कि चिनाब, ब्यास, और बस जितने भी सहायक नदी है वो इसकी है। तो ये थोड़ा सा क्या है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। ठीक है, तो हालांकि इसकी जो परियोजनाएं हैं, देखिए कुछ परियोजनाएं भी देख लें इसकी। तो जो परियोजनाएं हैं, जैसे लुहरी स्टेज वन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। नंबर 2, भाखड़ा नागल बांध, एशिया का सबसे ऊंचा बांध। गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर बांध ये हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के पास में है, इसी नदी पर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर भी यहीं से निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये हुआ हमारा सतलज नदी के बारे में। ठीक है, सतलज नदी मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो सतलज नदी ये है कि ये इस तरह से यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ प्रवेश करती है। ठीक, और इस तरह से यहाँ जाकर के जो है सिंधु में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, मतलब चेनाब में जाके मिलती है, चेनाब में। ठीक है, और चेनाब जाके सिंधु में मिल जाती है। ठीक, तो ये हुआ हमारा सतलज नदी। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी देखिए, सबसे पहले ये दो नदियां हैं, शुरू में जब निकलती है ना तो दो नदियों से मिल गई, यानी कि दो रिवर से मिलकर ये बनी है। ठीक, कौन कौन सी है? चंद्र और एक भागा, दोनों से मिलकर के ये जो बनी है इसको हम कहते हैं चिनाब रिवर। चिनाब रिवर, चिनाब की स्पेलिंग क्या होगी? CHENAB, चिनाब रिवर। ठीक है, नंबर 2, चंद और भागा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बारालाचा दर्रे के क्रम से दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी उत्तर पश्चिमी मुखों से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? एक बाड़ा लाचला दर्रा है। दर्रा का मतलब होता है पास। बाड़ा लाचला, ये इंग्लिश में यही लिखा जाएगा, बाड़ा लाचला। पास लिख लीजिए, पास का मतलब होता है दर्रा। तो उत्तर से दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी से निकलती है चंद्र, और एक तरफ भागा। एक तरफ से चंद्र, एक तरफ से भागा निकलती है। ठीक है, अब चंद्र जो है, चंद्र नदी मैंने बताया शाखा है चंद्र।
चंद्र 125 किलोमीटर के बाद यानी कि 125 किलोमीटर के बाद आगे बढ़ करके एक एक है तांडी। तांडी में भागा में मिलती है। तांडी में किससे मिलती है? भागा से। देखिए दो नदियां हैं, एक दक्षिण का मतलब साउथ और पश्चिम का मतलब हो गया आपका वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और पास का मतलब हो गया दर्रा। ठीक है, चेनाब की स्पेलिंग CH यानी कि चेनाब। और चंद्र मैंने आपको बताया बारह लाचला पास से निकलती है। ये दो हिस्से से, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से से चंद्र नदी और उत्तर पश्चिमी हिस्से से भागा नदी। चंद्र चलती है 125 किलोमीटर तक और 125 किलोमीटर के बाद ही तांडी नामक एक जगह है, तो वहां पर जो है भागा से मिल जाती है। और भागा से मिलने के बाद अब ये क्या हो गई, इनकी संयुक्त धारा। जब जो संयुक्त धारा है इनकी, मतलब संयुक्त धारा का क्या मतलब है? दोनों से मिल जो दोनों का जल आया, यानी कि देखिए ऐसा है, बाड़ा लाचला ये रहा, इधर से निकली हमारी भागा, इधर से निकली चंद्र, दोनों मिल गए। ठीक है, और इनकी जो संयुक्त धारा, इसको ही हमने कहा है चिनाब। तो इसे ही कहते हैं हम संयुक्त धारा, मतलब दोनों से मिलने वाला जो जल है। ठीक है, तो संयुक्त धारा कहलाई इसकी चिनाब। संयुक्त धारा इसकी क्या कहलाई? चिनाब। ठीक है, ये हुआ आपका। इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायक, इसके अलावा देखिए अब ये जाती है चेनाब नदी, चंद्रभागा मिलकर चेनाब नदी बनाई। ठीक है, और ये जाकर पाकिस्तान में एक जगह है सियालकोट। सियालकोट नाम का, जो ये देखो जो इंग्लिश में टर्म अलग से है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी इंग्लिश में सब यही लिखे जाने हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो सियालकोट है उस जिले में प्रवेश करती है। जिले का मतलब डिस्ट्रिक्ट। उस जिले में किससे प्रवेश करती है? इंडस रिवर से। ठीक है, इंडस रिवर से प्रवेश करती है। अब देखिए इसकी सहायक नदी। सहायक नदी मैंने आपको कंसेप्ट बता ही दिया। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदी है, दाएं यानी कि राइट साइड वाली, झेलम, हमने बिच लेरी, चैनी, तलस्वेन, अंश, बाएं तट की, लेफ्ट साइड की, रावी, नीरू, याबू, याबू नाला, नीरू नाला, ये इंग्लिश में भी इन्हीं के यही नाम है, याबू नाला क्योंकि नदी के नाम है, और मंडेल। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था सतलज, देखो भाई कहीं तो सतलज जो है पाकिस्तान में इससे मिलती है। ठीक है, पाकिस्तान में मिलती है इससे, लेफ्ट में ही सतलज। ठीक है, तो ये हुई हमारी आपकी, ये हुई हमारी क्या कहते हैं इसे, चेनाब नदी तक। तो चेनाब देखिए मैंने एक बार ऐसी बताया था मैं आपको, तो एक निकलती है चंद्र, एक निकलती है भागा, संयुक्त धारा कहलाई चिनाब। इसकी सहायक नदी दाएं से बात करें, दाएं से देखिए झेलम, बिचलेरी, चैनी, अंश। इससे बात करें अगर बाएं से, लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड से अगर हम बात करें, रावी, नीरू नाला, याबू नाला,
मंडेल, ये हो इसमें, ठीक है। चलिए इसकी परियोजनाएं और देख लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसकी परियोजना। चेनाब नदी पर बनी परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं। नंबर एक है रतले, सॉरी, नंबर एक लिखिए, चेनाब नदी पर भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया है। नंबर दो, ये क्या है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना संपर्क का परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। अगला देखिए, लिखने अगर लिखना चाहो तो, कि यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना का हिस्सा है। अगला है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तीन, सलाल बांध। चार, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। नंबर पांच, पाकल दुल बांध। ये है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल बांध, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और पाकल दुल बांध। ये हुई आपकी क्या कहते हैं, चेनाब नदी। अब नेक्स्ट देखिए, झेलम नदी। तो झेलम नदी की अगर मैं बात करूं, तो यह नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, यानी कि भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, ठीक है। नंबर दो, ठीक, देखिए इसका उद्गम कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बैरीनाग झरने से। ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। नंबर तीन पॉइंट, ये श्रीनगर और बुलर झील यानी लेक से होकर बहती है, से होकर बहती है, ठीक है। और ये किससे मिलती है, चेनाब से, मैंने आपको बताया था। और चेनाब में त्रिमो नामक स्थान पर, त्रिमो नामक स्थान पर चेनाब में ये जो है मिल जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसकी सहायक नदियां। किशनगंगा, कुनहार, सांद्रन, बिंकरी, अरापत, लिद्दर, दूध गंगा, ठीक है। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। किशनगंगा, कुनहार, सांद्रन, बिंकरी, अरापत, लिद्दर, दूध गंगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगर सहायक नदियों की बात करें तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी कुछ परियोजनाएं भी देख लीजिए। परियोजनाओं की अगर मैं बात करूं तो एक तो तुलबुल परियोजना है, और इसके अलावा उरी परियोजना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, उरी परियोजना है। तो देखिए इस तरह से जाएगी, बनेगी ये इसका डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया बैरीनाग झरने से निकलती है झेलम नदी। ये हमारी ऊपर से सिंधु नदी आई रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आई थी हमारी चंद्र चेनाब नदी, चेनाब, ठीक है। ये हमारी झेलम, ठीक। सहायक नदी में मैंने आपको बताया किशन गंगा,
सहायक नदी में किशनगंगा, सहायक नदी में किशनगंगा, कुनहार, सांद्रन, बिंकरी, अरापत, लिद्दर, ठीक है, और दूध गंगा। दूध गंगा इंपॉर्टेंट है, दूध गंगा आपको नीचे ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा झेलम नदी के बारे में, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, रावी नदी। रावी नदी, रावी की स्पेलिंग RAVI, नदी मतलब होता है रिवर, रावी नदी, रावी नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है इसका, तो ये होता है उद्गम इसका रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। ये कहाँ से जाती है, पीर पंजाल, मैंने आपको बताया था, याद करिए, लघु हिमालय में पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमाला के बीच, ठीक है। इसकी सहायक नदी की बात करूं मैं, बुधिल, ये देखिए, दर्रे का मतलब पास, रोहतांग का मतलब रोहतांग की रहेगा, उद्गम का मतलब क्या है, मतलब निकलती कहाँ से है, ठीक है, ठीक। पीर पंजाल का मतलब इंग्लिश में पीर पंजाल लेना है, धौलाधर का मतलब धौलाधर भी रहना है, ठीक है। पर्वतमाला का मतलब, पर्वतमाला तो आप जानते हैं, माउंटेन, ठीक। इसके बीच में से जाती है। सहायक नदी मैंने आपको बता ही दिया, बुधिल, ये सब इंग्लिश में भी यही टर्म है, ठीक है ना, तो परेशान ज्यादा नहीं होना इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चों को साहो, सियूल, ये सब इंग्लिश में भी यही बोलेंगे। उझ नदी, ये है, ठीक है। परियोजना की बात करूं तो परियोजना है इसमें, नंबर एक रंजित सागर बांध, दूसरा है शाहपुर कंडी बांध परियोजना, ठीक। तो ये आपका रावी नदी, ठीक है। एक नदी रह गई है हमारी, वो है ब्यास। तो ब्यास और देख लेते हैं फटाफट, तो ब्यास और देख लेते हैं, इसके बाद जो है खत्म कहानी। ब्यास, तो ब्यास की स्पेलिंग होगी BEAS, रिवर। उद्गम भाई कहाँ से निकलती है साहब, रोहतांग दर्रा है, निकलती है, ठीक है। नंबर दो, धौलाधर श्रेणी को पार करती हुई दक्षिणी पश्चिमी दिशा में मिलती है, दिशा में बहती है, दक्षिणी पश्चिम में साउथ वेस्ट रीजन, ठीक है। धौलाधर ऐसी रहेगा, रोहतांग दर्रे का मतलब पास, ठीक। एक पंजाब है राज्य हमारा, वहां पर हरिके नामक स्थान है, हरिके नामक स्थान पे सतलुज से मिल जाती है, सतलुज या सतलज से मिलती है, ठीक है। परियोजना है इसमें पोंग परियोजना, ठीक। तो ये हुआ इसका व्यास नदी, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक बार मैं फिर से इसका फाइनल मैप बना रहा हूँ, तो आपको, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और जिस चीज समझ में नहीं आया तो आप मान के चलना क्लास में आपकी उपस्थिति तो है, लेकिन मन से नहीं है, मन कहीं और ही है, ठीक है। मेन मेन नदी बनाते हैं तो श्योक, ठीक है, गिलगित,
कुनार, काबुल, तोची, गुमाल। ठीक, ये हुई। कुनार की सहायक नदी है स्वात। ठीक, ये सारी इंग्लिश में भी यही होंगे इनके नाम। ठीक है, इसके अलावा नीचे से जो सहायक नदी है, ठीक है, नीचे से एक तो सोहन। ठीक, फिर इसके बाद आती है आपकी झेलम, बेरी नाग झरने से। ठीक है, झेलम के बाद में चंद्र भागा, चंद्र और भागा मिलके बनती है चिनाब। सीधे ये जा रही है आपकी पाकिस्तान में मिलती है जाकर। ठीक है, ये हो गई चिनाब। चिनाब को हम किसी और रंग से दिखाएं क्योंकि ये मुख्य नदी है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई, तो इसके अलावा झेलम के बाद मैंने आपको बताया कि रावी। हम्म, रावी। रावी के बाद में इधर आती है ब्यास। ब्यास, और इधर आती है आपकी सतलज। ये है साहब आपका, हमारा जो है क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र, ये है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा सिंधु नदी तंत्र। ठीक, बाकी तो मैंने आपको तो बहुत डिटेल में पढ़ाया है। खैर, तो जो मोटा मोटा सिंधु नदी तंत्र है वो यही है। ठीक है, चलिए, एक हमारा देखिए दो नदी तंत्र हो गए गंगा नदी तंत्र हमने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, एक हमने सिंधु नदी तंत्र अच्छे से कवर कर लिया। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद देखेंगे इनके सवाल। ठीक, तो तीसरे नंबर पर है हमारा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी मतलब रिवर, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रहेगा, नदी मतलब रिवर, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ये, ठीक है, अब देखिए इसमें। ठीक, ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है तिब्बत से। ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी तिब्बत से। और तिब्बत में ही, तिब्बत में देखिए सिंधु नदी भी तिब्बत से निकली, सतलज नदी भी तिब्बत से निकली, और इसके अलावा जो है हमारी ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी हमारी सिंधु से निकलती है। ठीक है, तो ये निकलती है तिब्बत से। और तिब्बत में इसे बोलते हैं यर लूंग, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं जंगपो। यर लूंग जंगपो, वो। ठीक, और इसी नदी को, ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में इस नाम से निकलती है। ठीक है, इसी नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये तिब्बत में कौन से ग्लेशियर से निकलती है साहब, तिब्बत में जो कौन सा ग्लेशियर है तिब्बत में,
तो तिब्बत में ग्लेशियर है वो है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये हुआ। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, निकलती कहाँ से है? तिब्बत से। यर, और तिब्बत में इसका नाम क्या है जहां से निकलती है? कहां से निकलती है? तिब्बत में ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर। हिंदी वाले बच्चे, आंगसी ग्लेशियर, ठीक है। इसके अलावा तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? यर, यरलुंग जंगपो। और भारत में क्या कहते हैं इसे? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये हुआ इसमें। नंबर 4, ये हिमालय के पैरेलल, ये हिमालय के पैरेलल ईस्ट की तरफ बहती है। यानी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। तो ये हुआ। निकलती कहां से है? तिब्बत, यर लुंग जंगपो, ठीक है। भारत में इसे क्या कहते हैं इसी नदी को? ब्रह्मपुत्र, ठीक है साहब। इसके अलावा तिब्बत ग्लेशियर कहाँ से निकलती है? उसका नाम क्या है? यांगसी ग्लेशियर, ठीक है। और हिमालय के समानांतर बहती है, और समानांतर और पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट, ठीक है। अब जब पूर्व की ओर बहती चलती है तो यहाँ पर एक ग्लेशियर आता है, एक शिखर आता है, यानी कि ऐसा कहें कि हम एक शिखर आता है, या ऐसा कहें एक माउंटेन आता है, उसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा शिखर, ठीक है। नामचा बरवा के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के, जैसे नामचा बरवा के पास पहुंचती है तो अंग्रेजी का अक्षर आता है कि यू, अंग्रेजी का अक्षर आता है यू, जैसा मोड़, जैसा मोड़ लेकर भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। देखिए जैसे आपको मैं आपको बताऊं, ये आपका जो है, ये यहाँ पे है, यहाँ एक पर्वत है, उसका नाम है नामचा बरवा। मैंने आपको बताया था जब हिमालय पढ़ रहे थे, इसलिए कहा था बड़े ध्यान से पढ़ना भैया, श्रेणियां तभी ये नदी कवर होंगी। यहाँ से निकलती है तिब्बत के पास में आंगसी ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है, ये हिमालय है आपका पूरा, तो इसी के समानांतर चल रही है। और क्या चल रही है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट की तरफ ही चल रही है। और यहाँ ये टकराती है नामचा बरवा से और भारत की तरफ मुड़ जाती है, ये लिखा मैंने। नामचा बरवा के पास पहुंचती है और यू जैसे मोड़ में भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। जब भारत में पहुंचती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग, इंग्लिश में भी यही है, ठीक है। इसके बाद ये कहां पहुंच, ये अरुणाचल प्रदेश में जब पहुंचती है तो इसे कहते हैं दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसके बाद असम में जब हम पहुंचेंगे, नीचे असम है, तब कहेंगे हम इसे ब्रह्मपुत्र, यहाँ के कहते हैं इसे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसके बाद जब बांग्लादेश में पहुंचेंगे तो उसे हम कहेंगे जमुना। बांग्लादेश में क्या कहेंगे हम इसे? जमुना, ठीक है। तो देखिए इसमें तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में यरलुंग जंगपो। भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। और ये इसको नाम से बुलाते हैं। और आपको मैंने बताया था सिंधु नदी हो या फिर ब्रह्मपुत्र हो,
या सतलज हो। ये तीनों नदी निकलती हैं कहाँ से? मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट बेसिक इसका। ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, जैसे मैंने बताया इस नाम से तो निकलती है, लेकिन जनरली तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। सांगपो याद रखना, सांगपो याद रखना। निकलती इस नाम से है, लेकिन कहते हैं सांगपो। ठीक है। अब देखिए इसकी सहायक नदी के बारे में। सहायक नदी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो सहायक नदी है वो है जैसे जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिवांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोस, लोहित। जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिवांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोच, लोहित। इसकी क्या है? ये सहायक नदी है। ठीक है ना। इसकी क्या है? ये सहायक नदी है। कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं, जैसे इसकी सहायक नदियों में, फिर मैप के माध्यम से तो हम देखेंगे ही। ठीक है। जैसे एक लोहित नदी है, रिवर है, लोहित रिवर है। तो लोहित रिवर में ये भी क्या है? तिब्बत की एक श्रेणी है, जियाल चू पर्वत। जियाल चू पर्वत यहाँ से निकलती है। और यही जो नदी है अरुणाचल प्रदेश में और असम में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में और असम में बहती है। ठीक है। मतलब और किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से। ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। नंबर दो। नंबर दो, सुवनश्री। इसका उद्गम हिमालय क्षेत्र से ही होता है। उद्गम मतलब निकलती है। ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन में ये बहती है। ठीक है। और सुबनसिरी किससे मिलती है जाकर के? ब्रह्मपुत्र से। उसी की सहायक नदी पढ़ रहे हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में ये बहती है। ठीक है। नंबर तीन। नंबर तीन, बराक नदी मणिपुर से निकलती है। बराक नदी मणिपुर से निकलती है, मिजोरम, असम में बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मिजोरम, असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है। बराक नदी मणिपुर से निकलते हैं, मिजोरम, असम, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है। असम घाटी में बस ये हमारी सहायक नदी है, मेन मेन है। तो ज्यादा इसमें सिंधु नदी की तरह डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जो मेन मेन है वो मैंने आपको बता दी। केवल सहायक नदी ही पूछी जाएंगी इसमें। अगर आएंगी तो निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, या निम्न में से बतानी है हमें कौन, कुछ ऐसे सम्मेलन से कोई क्वेश्चन आ गया तो उससे हो जाएंगी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस नदी की थोड़ी विशेषता में, अगर मैं बात करूं इस नदी की थोड़ी विशेषता में साथियों, तो असम घाटी में, असम घाटी में
ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग, गुम्फित जलमार्ग बनाती है जिसमें बड़े बड़े द्वीप बनते हैं, बड़े बड़े द्वीप बनते हैं। देखिए ऐसे नदी बह रही है, ये बह रही है, एक धारा यहाँ बन गई, एक धारा यहाँ चली गई, एक धारा यहाँ चली गई, इस तरह से, और बाद में आगे जो है मिल गई। ये तो खाली स्थान रह गया। तो मैंने आपको बताया था अगर चारों तरफ पानी है तो उसे द्वीप कहते हैं। तो ऐसे ही जो द्वीप बनता है उसका नाम है एक माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, और माजुली द्वीप ये दुनिया का सबसे बड़ा जलीय द्वीप है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जलीय द्वीप है। ठीक है, तो इसी में एक माजुली द्वीप है। समझ में आ गया ना गुम्फित कैसे बनती है। देखो ढाल हो जा, बहुत स्पीड के साथ आ रही है नदी, ये ढाल ऐसा है, और ढाल हो गया प्लेन, तो क्या है कई भागों में बट गई, आगे जाके हो गई एक, ये आप आस पड़ोस की नदियों में भी देखना ऐसा होता है, आगे जाके एक हो गई, तो यहाँ पे तो मिट्टी का खाली स्थान रह गया। ठीक है, तो चूंकि हमें द्वीप की परिभाषा पता है कि चारों तरफ जो है, जो चारों तरफ है, चारों तरफ अगर जल है तो उसे द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा एक बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, ये दुनिया का सबसे बड़ा जलीय द्वीप है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है साहब, तो ये हुआ आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब जरा इसको बना लेंगे डायग्राम को बड़े प्यार से। इंग्लिश के चलो मैं नोट्स की व्यवस्था कर देता हूँ आपके लिए ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम बताया तो करो कि साहब ये दिक्कत आ रही है जीवन में। ठीक है ना, तो और बाकी मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ना बहुत एडवांस मानता हूँ कि ये बच्चे एक तो शर्माते कम है, और एक कल एक पता चला कि ये बच्चे भी शर्मा रहे हैं। ये कैसे बन रहा है, एक सेकंड। तो शर्माने का तो देखिए, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप शर्मा रहे हैं, आप याद रखना है आपको, एक भिखारी, ठीक है, और भिखारी और एक स्टूडेंट, अगर ये शर्माएंगे ना, दोनों एक ही हैं, इनकी ना तो इज्जत है कहीं। ठीक है, और अगर ये शर्माएंगे तो भाई अपना इनका काम हो नहीं पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। आपको तो ऐसा करना है जो मन में आए बोल दो, रेस्पेक्ट के साथ। अब ऐसा नहीं, हाँ साहब इंग्लिश ना आ रही इसमें मैंने तो वो गाली गलौज चालू कर दी, ठीक है, पूरा माहौल बना दिया, रेस्पेक्ट के साथ। ठीक, तो वो काफी नोट्स नोट्स कह रहे थे तो नोट्स बना के देने लगे, इंग्लिश के भी मैं बनवा के दे दूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो बताना मुझे, ठीक, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये बताया था मैंने, नामचा बरवा पर्वत, ये आई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये, और मैंने एक नदी और आपको बताई थी, गंगा नदी, ये गंगा नदी थी, इसको बोलते थे यहाँ पे पद्मा। ठीक है, और इसको बोलते थे यहाँ पद्मा, और दोनों को संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना। ठीक है, चलिए इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। ये मैंने आपको बताई कुछ सहायक नदी इसकी। सबसे पहले आपको बताई थी मैंने लोहित, लोहित के बाद में सुवनश्री, सुवनश्री के बाद में मानस, मानस के बाद में तिस्ता, ठीक है, मानस के बाद में हमारी तिस्ता, ठीक, एक हो गई हमारी कामेंग, ये दाएं बाएं के नहीं लेकर चल रहे हैं, बस बना रहे हैं इसमें। ठीक है, कामेंग, सुवनश्री हो गई, कामेंग हो गई, धनश्री,
दिहांग, दिबांग, दिबांग, जिया भरेली, संकोच, संकोच, ठीक है, जिया भरेली, संकोच, एक है पगला दिया। ठीक है, तो ये हुई आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो हिमालय नदी के तंत्र हमारे पूरा हुआ। अब डायरेक्ट हम चलते हैं सवालों पर। पीछे जाकर के मान लीजिए होता है तो आप पोस्ट करके इसे देख लेना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे जाकर के पोस्ट करके आप देख लेंगे इसे। स्लाइड अपलोड कर दूंगा। ठीक, चलिए, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा जब दक्षिण भारत की नदी हो जाएंगी, पहला सवाल हम तभी करेंगे। अब देखिए, झेलम नदी के संदर्भ में बताना है, हमें विचार करना है। जो झेलम नदी वाला सवाल है इस पर हमें विचार करना है। ठीक है साहब, चलिए करते हैं, आसानी से विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, झेलम नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप जो है विचार कीजिए। नंबर 1, सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है या नहीं? तुरंत अगर आपके माइंड में मैप नहीं आया है, अगर तुरंत आपके अंदर जो है माइंड में अगर आपके मैप नहीं आया है, तो देखिए भाई, पढ़ने का जो है तरीका, मतलब जो पढ़ने का है, पढ़ाई आपकी हो नहीं रही है। ठीक है, एग्जाम निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर ये पहला फैक्ट भी आप नहीं बता पा रहे और पूरी क्लास आपने ली है, तो अगर डायरेक्ट मान लो इस समय से क्लास ले रहे हो, तो मैं मानता हूँ, चलो ठीक है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू झेलम रिवर, इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। यह पीर पंजाल श्रृंखला के पात पर स्थित बैरीनाथ से एक झरने से निकलती है। ठीक, तो ये क्या करती है, बैरीनाथ झरने से निकलती है, मैंने आपको ये भी बताया था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट इसका ऑप्शन है। यह चिनाब नदी से पाकिस्तान में मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बूलर झील है उसके माध्यम से बहती है, यह बूलर झील, ये जो है बूलर झील के माध्यम से बहती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर, मतलब सॉरी, जो जो क्वेश्चन है इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट इसका ऑप्शन है। तो इसके क्या आंसर होंगे साथियों? इसके आंसर होंगे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो जो सिंधु नदी है एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर की घाटी दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल है, उससे बेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, बेरीनाग झरने से निकलती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेरीनाग झरना, ठीक है, बेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक, इसके बाद में यह पहले श्रीनगर और बुलर झील के माध्यम से बहती है और फिर यह गहरी संकीर्ण कंड के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब से जाकर के जो है मिल जाती है। ठीक है, बुलर झील के बारे में अगर मैं बात करूं, हालांकि झील के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ही, अगर बुलर झील के बारे में हम बात करूं, बुलर झील, बुलर झील, बुलर झील के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये जम्मू कश्मीर में कश्मीर प्रदेश के बानीपोरा जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये हुआ सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सिंधु नदी की सहायक नदियों में मैंने आपको बताया था, हिमालय पर्वत में श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा और द्रास, द्रास एक नहीं लिखाई थी शायद, द्रास भी लिख लेना, वो सिगार, ये इसकी सहायक नदी है। जबकि दो पाकिस्तानी में मैदानी में प्रवेश करती हैं, जब इसके दाहिनी ओर सुलेमान पर्वत से निकलने वाली काबुल, कुर्रम, ये समझना बताई थी, तोची, गोमल, ठीक है, और सांगर, ये क्या है इसकी
सहायक नदियां हैं। ठीक, ये मैंने सब आपको सिंधु नदी में बता दिया था। चलिए, तो ये सवाल, इसका आंसर क्या होगा? सभी चार। देखिए, सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर की घाटी से दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पीर पंजाल पीर पंजाल के बाद स्थित बैरीनाग झरने से निकलती है। यह पहले श्रीनगर और बुलर झील के माध्यम से बहती है और फिर एक गहरी संकीर्ण कंद के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह चिनाब नदी से पाकिस्तान में मिलती है। बुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश के बांदीपुरा जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, देखिए, ये कारकोरम रेंज में सबसे लंबा ग्लेशियर मैंने आपको सियाचिन बताया था, तो आप याद कर, ये शायद मैंने आपको बताया था सियाचिन के बारे में। ठीक है, जो प्रमुख हिमनद है। ये तो सवाल हमने कर लिया था शायद कि सियाचिन ग्लेशियर, यह ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी कारकोरम रेंज में लद्दाख के भीतर है। इसको विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष का स्थल रहा। यह कारकोरम रेंज का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है। ठीक है, जो 76 किलोमीटर 47 मील से अधिक लंबा है और लगभग 700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यह इलाका बेहद उबड़ खाबड़ और दुर्गम है, जहां ऊंचाई अधिक है और मौसम की गंभीर स्थिति बनी रहती है। तो ये हुआ हमारा सियाचिन ग्लेशियर। चलिए साहब, नेक्स्ट आ जाइए गंगा नदी पर। कितनी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं? अच्छा साहब, ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे इसे भी हम। ठीक है, इसे भी हम बता देंगे। क्या रामगंगा है? तो रामगंगा तो मैंने बताया था। ठीक है, पेन गंगा का जिक्र आया क्या कहीं? गंगा में जब हमने पढ़ी सारी, इतनी सारी नदियां पढ़ी हमने सहायक नदियों में। ठीक है, क्या पेन गंगा का जिक्र आया? मेरे हिसाब से तो नहीं आया। क्या किशन गंगा का जिक्र आया? मेरे हिसाब से यहाँ भी, ये भी नहीं आया। ठीक, क्या बेन गंगा का जिक्र आया? नहीं आया। तो इसका आंसर होगा केवल एक। ठीक है, तो जो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा नदी की सहायक नदियां: यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये तो क्या है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और बाकी जो तीन नदियां हैं, हालांकि हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। एक गोदावरी नदी बहती है दक्षिणी भारत में, जो कि सबसे बड़ी नदी है उत्तर प्रायद्वीपीय भारत की। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रिवकम जो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो इसी की सहायक नदी है पेनगंगा। हम आगे पढ़ेंगे इसे। पेनगंगा, बेनगंगा, बरधा, मंजीरा, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और अगर हम बात करें किशन गंगा की, तो जो किशन गंगा है वो कश्मीर क्षेत्र में बहती है। ठीक है, किशन गंगा नदी कश्मीर क्षेत्र में बहने वाली नदी है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस नदी के नाम नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा झेलम की सहायक नदी। मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक इसका आंसर। ठीक, अगर बात करूं मैं गंगा नदी के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा बता दूं, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, मतलब भागीरथी जो इसकी मेन पार्ट है, गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी से निकलती है। डिटेल में तो आप जानते होंगे इसे। ठीक है, लघु हिमालय के मध्य और संकीर्ण घाटियों के माध्यम से कटकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, सॉरी अलकनंदा से मिलती है। नंबर 4, अलकनंदा का सोर्स बद्रीनाथ के ऊपर सतोपन से है। ठीक है, अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा की धाराओं से मिलकर बनती है, जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां पिंडर कर्णप्रयाग में, पिंडर जो है कर्णप्रयाग में मिलती है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, तो मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार के बाद। तो मैंने सब आपको ये जो है डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक। पेनगंगा, बेनगंगा, गोदावरी, किशन गंगा, झेलम की है। गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिवेंकेश्वर से निकलती है। पेनगंगा, बेनगंगा, बरधा और मंजीरा इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किशन गंगा नदी कश्मीर क्षेत्र में बहने वाली नदी है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस नदी का नाम बदलकर नीलम नदी कर दिया गया, इससे झेलम नदी ये है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल ताजा ताजा भी हमने पढ़ाई है ब्रह्मपुत्र के बारे में। चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, दिस रिवर, एक सेकंड स्टक हो गई। एक सेकंड, इसकी जरा बैटरी लो गई। बच्चों बस एक सेकंड, मैं जरा इसको थोड़ा सा चार्ज करूं। ठीक है, ये इसकी स्पीकर की बैटरी लो गई थी, सॉरी उसके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है, यह नदी चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। तो देखिए जो मैंने पर्वत आपको वहां पर बताया था ना, तो उसी के पास में एक ग्लेशियर और है, उसका भी नाम क्या है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। तो मोस्ट ऑफ द इट्स सोर्स लाइक आउटसाइड इंडिया। तो ये भी बिल्कुल जो स्टेटमेंट है लिखा हुआ है, इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, तो ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसके बाद है, यह सिक्किम के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो मैंने बताया था नहीं, ये किसके माध्यम से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ये शायद आपको पता होना चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत से के काफी नजदीक से चेमायुंडुंग हिमनद से निकलती है, सही है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रत हिमालय को काटकर एक गहरे महाखंड गाछ का निर्माण करती है, इसे दिहांग गाछ कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश के दो सहायक नदी दिवांग लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र असम की ओर जाती है। इसकी सहायक नदी मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी, दिवांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस तिस्ता, ठीक है। एक लिख लेना उसमें पीथू, मारी और संकोच। तो इसका स्टेटमेंट, जो तीसरा स्टेटमेंट है तो बिल्कुल ही गलत हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है, तो आपको तो पता ही है भारत से मार्ग बाहर ही है भाई। तिब्बत से देखो कहां से सतलज मानसरोवर झील है और कहां ये अरुणाचल प्रदेश है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके ऑप्शन हो गए केवल दो। इसको बी कर लेना, ठीक है, ये ऑप्शन बी कर लेने से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफी नजदीक से चेमायुंडू ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु अधिकतर, अब ये चेमायुंडू मत पूछने लगना क्योंकि ये पास पास के ग्लेशियर है, तो इसलिए चेमायुंडू भी सही है, ठीक है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे माखन गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गार्ज भी कहते हैं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है।
ये हुआ इसका। इसके बाद देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य की समतल घाटी में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, सुबनश्री, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता और पुथुमारी और संकोच है। तो ठीक है साहब, तो ये हुआ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। बाकी देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं तो पहले मैं वो कराऊंगा, कल कल आपकी ये भी हो जाएंगी, तो उसके बाद हम करेंगे। अब आइए सीधे आप कोसी नदी पर। कोसी नदी, तो कोसी नदी की अगर मैं बात करूं, यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इट इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, तो बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोसी रिवर। तो गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाढ़ के वार्षिक प्रभावों के कारण इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। देखिए, सब कराया हुआ है, एक और दो इसका बिल्कुल ऑप्शन सही है, और ये तरीका बिल्कुल ठीक है पढ़ने का। पहले आप थोड़ी समरी करिए, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते तो मान लीजिए। कोसी रिवर, कोसी रिवर की बात करें, इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इसके कारण ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर वर्ष इस नदी की बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करती है। 21,000 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ जो कृषि भूमि है उसको प्रभावित करती है, उसको प्रभावित करती है। इस कारण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाती है। ठीक है, तो वो चरमरा जाती है इसलिए। ठीक है, इसके बाद है कोसी नदी, गंगा नदी की सहायक नदी है। यह नेपाल की कहां से निकलती है, देखिए ये निकलती कहां से है, राजमहल, ये है नेपाल, तिब्बत और बिहार में बहती हुई, ये निकलती है नेपाल की पहाड़ियों से, नेपाल की पहाड़ियों से। ठीक है, और नेपाल में बहती है, फिर ये जो है तिब्बत में बहती है थोड़ी सी, फिर जो है बिहार में बहती हुई राजमहल की, राजमहल की पहाड़ियों के पास कहा किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी तिब्बत, भारत, नेपाल में होकर बहती है। तो कहां कहां बहती है, कोसी नदी तिब्बत, इंडिया, नेपाल में बहती है। ठीक है, चलिए साहब, तो बिहार का जो शौक है मैंने आपको बता दिया, ये हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये पूरा स्टेट जितना मैंने आपको पढ़ा अभी बताया है, ये लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद है भाखड़ा नागल परियोजना। तो यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को होनी चाहिए। ठीक है, इसके तहत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बांधों का निर्माण किया गया है। तो नहीं, ये तो चंबल नदी के हैं। तो हालांकि मैं इसकी परियोजनाओं को आपको बाद में बढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि मैंने भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में आपको वहां बताया था कि ये किस पर बनी हुई है, तो भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना है। इस बांध के पीछे बनी बनी झील का नाम, इसके पीछे जो झील है, इसके पीछे जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर। उसका नाम क्या है, गोविंद सागर। उस झील का नाम क्या है, गोविंद सागर, जो कि 10वें गुरु जो सिख हैं, गुरु गोविंद सिंह के नाम से रखा गया है। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना का क्या है, गांधी सागर है। ठीक है, जवाहर सागर है, कोटा सागर है, कोटा बैराज है। ठीक है, तो ये हुआ आपका परियोजना। हालांकि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें आप चिंता ही ना करें बिल्कुल भी। इसके बाद आइए नेक्स्ट, जो हिमालय की नदियां हैं, क्रम से पढ़ेंगे बिल्कुल, अब हम रिस्क नहीं लेंगे बिना सा। अब आ जाइए इसमें, सतलुज नदी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू सतलज रिवर। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर निकट के पास, जो मानसरोवर के पास जो है, मानसरोवर के पास किससे हुआ है, मानसरोवर के पास राकस्थाल से हुआ है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यह एक पूर्ववर्ती, जो पूर्ववर्ती है,
जो पूर्ववर्ती नदी है बिल्कुल सही, हिमालय से पहले की है ये नदी। इस पर माता टीला परियोजना का निर्माण किया गया, गलत। तो स्टेटमेंट पहला सही है दी। तो इसकी सतलज नदी की अगर मैं बात करूं, इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के निकट राकस से हुआ है, जहां यह लोंगचैन खंबात के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसका कहां से हुआ है, राकस से हुआ है, और जहां यह लोंगचैन लोंगचैन खंबात के नाम से जानी जाती है। ठीक है। उद्गम के बाद यह नदी पश्चिम की ओर सिंधु नदी के समानांतर 400 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए महान हिमालय और जासकर श्रेणियों में गहरे खड्डे का निर्माण करते हुए दक्षिणी पश्चिमी दिशा में सिपकिले दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। उद्गम के बाद यह पश्चिम की ओर सिंधु नदी के समानांतर 400 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद हिमालय और जासकर श्रेणियों से गहरे खड्डे का निर्माण करती है पश्चिम में सिपकिला दर्रे में, और भारत में कैसे प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे में प्रवेश करती है। फिर पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, तो केवल इसके आंसर हुए, इसके दो आंसर हुए। ठीक है। माता टीला परियोजना मैंने आपको बताई दिया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेना आप इसे। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासा है। 12 मासा मतलब पूरे 12 महीने उनके अंदर पानी रहता है या जल रहता है। ठीक है। तो ये हुआ। इसके अलावा 18 दिन में जल का भाव पूरे वर्ष रहता है। ठीक है। क्योंकि जल की प्राप्ति हिम के पिघलने से होती है। तो जब भी आप क्या करेंगे, कथन कारण वाले क्वेश्चन है, क्यों लगा देना। तो देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी होती हैं। इनमें जल के बहाव पूरे निरंतर बना रहता है, क्योंकि इनमें जल की प्राप्ति हिम के पिघलने तथा वर्षा दोनों से होती है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, क्यों भी है। तो स्टेटमेंट हो गया इसका, ए और आर दोनों सही है। ए आर का स्पष्टीकरण करता है। तो अगर हम बात करें हिमालय का जो अववाह तंत्र है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मास होती है, क्योंकि इनमें जल का बहाव पूरे वर्ष निरंतर रहता है, क्योंकि इसमें जल की प्राप्ति किससे होती है, हिम से होती है। इनका मतलब क्या है, ग्लेशियर। ठीक है। और कुछ देखिए इसमें हिमालय की जो नदियां हैं उनके कुछ फीचर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये गहरे गार्ज का निर्माण करते हैं, बी आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये क्षिप्रिकाएं हैं, जल प्रपात का निर्माण करते हैं। ठीक है। अपने पर्वतीय मार्ग में ये नदियां गहरे गार्ज, बी आकार की घाटी, क्षिप्रिकाएं, जल प्रपात का निर्माण करती हैं। और मैदान में ये समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, विसर्प, डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपका हिमालय की नदियां। चलिए आगे देखिए, ये आप लिख लेना, देख लेना। संगम बता रखा है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, सही है। रुद्रप्रयाग में नंदाकिनी, अरे रुद्रप्रयाग में नंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी है, गलत। कर्णप्रयाग में पिंडर और, ये यहाँ पे डैश है, कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा, ये सही लग रहा है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, ये भी सही लग रहा है। तो इसके स्टेटमेंट कितने हुए, 3 इसके सही हो गए। ठीक है ना। तो 3 इसके स्टेटमेंट सही हो गए बिल्कुल। ठीक। देवप्रयाग में देखिए, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडर अलकनंदा, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। गंगा की सहायक नदियां हैं। तो जो गंगा की सहायक नदियां हैं, देखते हैं। गंडक है, सही है। और इसके अलावा देखिए, मूसी नाम तो हमने सुना ही नहीं है। सोन है, घाघरा है, 1 3 4, इसका आंसर है 4। गंगा की सहायक नदियों में मैंने आपको बताया था, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदियां बाएं किनारे की सहायक नदियां, जबकि यमुना, सोन, दामोदर
इसके दाएं सहायक नदियां हैं। इनमें से सोन और दामोदर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इलाहाबाद से आगे बनारस, बक्सर, पटना, भागलपुर आदि में पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी फरक्का के समीप दक्षिण में मुड़ जाती है और यहाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती है। हुगली प्रमुख शाखा है जो पश्चिमी बंगाल में बहती है। इसमें इसकी एक शाखा जमुना नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अंततः मेघना नदी से मिलकर बंगाली खाड़ी में समाहित हो जाती है। और जो मूसी है वो तेलंगाना राज्य में बहती है, ठीक है, और वो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हुआ 1, 3, 4। चलिए साहब, ठीक है, तो ये हुआ आपका 1, 3, 4। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक सदी है? तो सोन तो किसकी थी? गंगा की थी, गलत। लोहित थी, हाँ सही है। तीस्ता थी, ठीक है। भीमा तो हमने सुना नहीं, तो ये नीचे के। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में चिमायुंडुंग हिम नामक हिमनद से होता है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र गंगा तिब्बत में सांगपो, असम में दिहांग नाम से जानते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मानस, मटेली, सुबनसिरी, तिस्ता, लोहित, सुरमा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और सोन किसकी है? सोन है आपकी गंगा नदी। और भीमा किसकी है? चंद्रभागा भी इसे नदी कहते हैं, तो भीमा है इसकी। ठीक, तो इसका आंसर कितना हुआ? 1, 3, 4। सॉरी, इसका आंसर क्या हुआ? 2 और 3। तो ये आप लिख लेना, मतलब देख लेना। ये मैंने इसका एक डायग्राम आपको दे दिया है, तो अगर आप चाहें तो ब्रह्मपुत्र का डायग्राम इसको आपको जो है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महानंदा नदी गंगा नदी के, जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है, महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी है। सहायक नदी है, सही है। गंगा नदी में केवल हिमालय से प्राप्त होने वाली नदियां हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें 5 मिनट, अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें साहब आपका जो गंगा नदी तंत्र में जल केवल हिमालय से निकलने वाली नदियों से प्राप्त होता है, तो नहीं। तो आपको मैदान से भी एक मैंने आपको बताई थी, यूपी की एक नदी थी, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है ना? ठीक है, और इसके अलावा प्रायद्वीप में पठारी कई हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, दामोदर। तो अच्छा, जो सोन नदी है अमरकंटक से निकली है, तो वो हिमालय का है। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत। तो महानंदा जो नदी है गंगा नदी के बाएं तट पर अंतिम सहायक नदी है, जो पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी के निकट दार्जिलिंग हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है। ठीक है, गंगा नदी के तंत्र में जल हिमालय से निकलने वाली नदी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, किंतु कुछ जल प्रायद्वीपीय पठार की भी नदियां हैं, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, दामोदर है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट एक सही है, तो इसका आंसर हुआ ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर हुआ आपका ए, इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। ठीक, तो बिल्कुल सही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई, देख, गोमती नदी पीलीभीत जिले से निकलती है। ठीक है, सही है। बराकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जो बराकर है, यानी कि बराकर है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। महानदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के दक्षिण पश्चिम निभा के निकट से निकलती है, महानदी। तो ये मैंने आपको बताया था। शिवनाथ, तेल, मंड आदि नर्मदा की सहायक नदी है, तो गलत है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ये सियावा है। बराकर, जो बराकर नदी है, जो बराकर नदी है, जो बराकर नदी वो जो है जो बराकर नदी है, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कि नहीं है? हिसाब बताना। ठीक है, इसके अलावा मतलब अभी बताना है। महानदी, जो जो महानदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट से निकलती है, महानदी। तो महानदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक में दक्षिण में सिहावा के निकट से निकलती है। हीराकुंड, हीराकुंड, तीरकपाड़ा, बरोज बांध इसी नदी पर है। और शिवनाथ, तेल और ओल, मंड इसकी सहायक नदी है, तो ये तो गलत हुआ, ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। बराकर है या नहीं? बराकर नदी, तो आप बताना मुझे, ठीक है। सस्पेंस देते हैं इसका, ढूंढ के लाओ। बराकर नदी है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 38। स्टेटमेंट 1 पर पढ़ना, इसमें तो मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
तो इसमें देखिए, ये हमने लास्ट वाला स्टेटमेंट है, महानदी निकलती है, महानंदा निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, ठीक। कोसी निकलती है, कोसी आगे था इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पूर्वी हिमालय से। दामोदर छोटा नागपुर का पठार और नर्मदा अमरकंटक का पठार, ये हम करेंगे कल स्टेटमेंट इसका, ठीक है। तो देखिए, हमने हिमालय की नदियां करी, हिमालय की नदियों में हमने फिर सारे उसके सवाल कर लिए। अब हमारा स्टार्ट होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, लगभग 1 या 2 दिन चलेगा, फिर हमारे झील आ जाएंगी, जलप्रपात आ जाएंगे, मैदान आ जाएंगे, तटीय मैदान आ जाएंगे, और खनिज आ जाएंगे, और पेट्रोलियम क्षेत्र आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी इंडियन ज्योग्राफी समाप्ति की ओर चलेगी, और मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी आपका ना बचे, और अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ बच रहा है तो आप तुरंत मुझे ग्रुप में बताएं, जो भी है, जो भी बात है आप मुझे उसमें ग्रुप में बताएं, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।